हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्शाला। ये है नर्वस शॉक का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने नर्वस शॉक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा था और अब टाइम है इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को देखने का। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू नर्वस शॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट केस से। का नाम था डूलियो वर्सेस वाइट। तो इस केस में डिफेंडेंट एक हॉर्स कैरेज चला रहा था और नेग्लिजेंस की वजह से उसकी जो कैरेज है वो कंट्रोल लूज़ कर जाती है और एक घर के अंदर चली जाती है। उस हाउस के अंदर एक प्रेग्नेंट वीमेन थी जो कि इस केस में प्लेंटिफ है। अब आप लोग इमेजिन करो उस सिचुएशन को कि सडनली एक अनकंट्रोल्ड हॉर्स कैरेज डायरेक्टली एक बिल्डिंग के अंदर आ जाए। तो इसी तरह प्लेंटिफ को लगा कि वो खुद सीरियसली इंजर्ड हो जाएगी। इसी फियर की वजह से उसको सर्वियर नर्वस शॉक हुआ। अब कोर्ट ने यहाँ एक प्रिंसिपल दिया कि अगर नर्वस शॉक किसी पर्सन की अपनी सेफ्टी की फियर की वजह से हुआ है तो कंपनसेशन मिल सकता है। तो कोर्ट ने प्लेंटिफ को कंपनसेशन अलाउ कर दिया क्योंकि शॉक रियल था और डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस के कारण हुआ था। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने नर्वस शॉक को लीगली रिकॉग्नाइज किया। आते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जिसका नाम है हैम्ब्रुक वर्सेस टॉक्स ब्रोस। इसमें ना एक रनवे व्हीकल बिना कंट्रोल के रोड पर जा रहा था। प्लेंटिफ एक मदर थी। उसने व्हीकल को उस डायरेक्शन में जाते हुए देखा जहां उसके बच्चे गए हुए थे। उसको लगा कि उसके चिल्ड्रन ना डेंजर में हैं और इसी फियर की वजह से उसको सर्वियर साइकेट्रिक शॉक हो गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपनी सेफ्टी का फियर ही नहीं बल्कि चाइल्ड या फिर किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की सेफ्टी का फियर भी नर्वस शॉक क्लेम के बेसिस हो सकते हैं। कोर्ट ने मदर को क्लेम अलाउ कर दिया क्योंकि शॉक जेन्युइन था और चिल्ड्रन के डेंजर का फियर नेचुरल था। इस केस ने नर्वस शॉक की स्कोप को एक्सपैंड किया। आता है एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग केस जिसका नाम है बोरहिल वर्सेस यंग। इसमें ना एक प्रेग्नेंट वीमेन एक्सीडेंट स्पॉट से कुछ डिस्टेंस पर थी। उसने ना एक्चुअल एक्सीडेंट देखा भी नहीं, उसने सिर्फ एक्सीडेंट की आवाज़ ही सुनी थी। बाद में जब उसने एक्सीडेंट का आफ्टर मैथ देखा तो उसको साइकेट्रिक शॉक हुआ। अब यहाँ पे कोर्ट ने फोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मतलब क्या डिफेंडेंट रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता था कि इस पर्सन को साइकेट्रिक इंजरी हो सकती है। तो फिर कोर्ट ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया इस केस में क्योंकि विमेन फोर्सेबल विक्टिम नहीं थी। वो एक्सीडेंट साइट से काफ़ी डिस्टेंस पर थी। दूसरा उसने एक्सीडेंट देखा ही नहीं होते हुए, इसीलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ये केस बताता है कि हर एक इमोशनल शॉक पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फोर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ जिसका नाम है हिंस वर्सेस बेरी। इस केस में मिसेस हिंस अपने हस्बैंड और चिल्ड्रंस के साथ रोड साइड पर थी। तभी वहाँ पर डिफेंडेंट जो कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रही थी जिसकी वजह से उसकी कार कंट्रोल से बाहर थी और एक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में मिसेस हिंस के हस्बैंड की डेथ हो गई और साथ ही उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको सीरियस इंजरी हो गई। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर मिसेस हिंस को सर्वियर साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्रीफ या सैडनेस इनफ नहीं होती, एक्चुअल मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस होना ज़रूरी है। तो फिर बाद में कोर्ट ने डैमेजेस को अलाउ कर दिया क्योंकि मिसेस हिंस को रियल साइकेट्रिक इंजरी हुई थी जो कि मेडिकली प्रूफ हो गया। तो इस केस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोर्ट ने डिफरेंस क्लियर किया बिटवीन ऑर्डिनरी सोरो एंड रिकॉग्नाइज्ड मेंटल इलनेस। हमारे नेक्स्ट केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि प्लेंटिफ के हस्बैंड और चिल्ड्रन रोड एक्सीडेंट में ना इंजर्ड हो गए, लेकिन जो प्लेंटिफ है वो एक्सीडेंट स्पॉट पर प्रेजेंट नहीं थी। फिर वो अराउंड 1 आवर के बाद वो हॉस्पिटल गई और अपने फैमिली मेम्बर्स को इंजर्ड कंडीशन में देखती है। ये सीन देखकर उसको सर्वियर साइकेट्रिक शॉक लग जाता है। अब इस केस में कोर्ट ने कहा अगर पर्सन एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद उसका आफ्टर मैथ देखता है तो भी नर्वस शॉक क्लेम पॉसिबल हो सकता है। इसमें कोर्ट ने कंपनसेशन अलाउ कर दिया और यहाँ
कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि टाइम प्रॉक्सिमिटी मतलब एक्सीडेंट और शॉक के बीच क्लोज टाइम कनेक्शन होना चाहिए। इस केस में हमें पता चलता है कि इमीडिएट आफ्टर मैथ भी लीगली इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि इसकी एग्जांपल मैंने आपको प्रॉक्सिमिटी वाले पॉइंट में पार्ट 1 ऑफ नर्वस शॉक में भी दी थी। उस वीडियो को भी जाकर आप देख लें, अगर आपने नहीं देखा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान दो। अभी अभी मैंने ना एक केस डिस्कस किया था बोरहिल वर्सेस योंग वाला, जो कि ना इस केस से थोड़ा सिमिलर ही है, स्टोरी फैक्ट्स थोड़े सिमिलर हैं। उसमें भी जो प्लेंटिफ थी उसने एक्सीडेंट को देखा नहीं था, वो थोड़ी डिस्टेंस पे थी, उसने सिर्फ सुनी थी एक्सीडेंट की आवाज़। फिर उसने आफ्टर मैथ देखा था, लेकिन फिर भी उसको कंपनसेशन क्लेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोर्ट ने फोर्सिबिलिटी चेक की थी। वहाँ पे कोर्ट ने देखा था कि क्या ये जो प्लेंटिफ है ये सच्ची में इस केस में फोर्सिबल विक्टिम हो सकती है, क्योंकि उस केस में विक्टिम के साथ प्लेंटिफ का कोई भी क्लोज कनेक्शन नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, वो फोर्सिबल विक्टिम नहीं थी, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी, सिर्फ आवाज़ सुनी थी और शॉक लग गया। इस तरह तो हम कितने एक्सीडेंट्स देखते हैं, तो ऐसे कोई भी क्लेम कर सकता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, मैंने एक्सीडेंट देखा है। तो फोर्सिबिलिटी चेक हुई थी और फोर्सिबल प्लेंटिफ ना होने की वजह से उसको कंपनसेशन नहीं मिला। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ थी वो भी एक्सीडेंट स्पॉट पर प्रेजेंट नहीं थी, बट जिनका एक्सीडेंट हुआ जो विक्टिम है उसके साथ प्लेंटिफ का क्लोज कनेक्शन था, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होना नेचुरल है। दूसरी बात यह है कि उसने उनको उस कंडीशन में देखा, तो जिसकी वजह से उसका जो है क्लेम अलाउ कर दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ना आप समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। चलते हैं हम अपने लास्ट केस की तरफ, जो कि फुटबॉल स्टेडियम डिजास्टर से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे और कई लोगों की डेथ हो गई थी। यहाँ पर विक्टिम के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने ये इंसिडेंट टीवी पे देखा था और बाद में बॉडी को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में साइकेट्रिक शॉक के लिए कंपनसेशन क्लेम कर दिया। तो फिर कोर्ट ने सेकेंडरी विक्टिम के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल सेट किए। कोर्ट ने कहा कि क्लेमेंट को प्रूव करना होगा टाइम प्रॉक्सिमिटी, क्लोज रिलेशनशिप और फोर्सिबिलिटी। उसके बाद कोर्ट ने बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि सिर्फ टीवी पर देखा गया इंसिडेंट इनफ नहीं होता। दूसरा, प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी इस्टेब्लिश ही नहीं हुई थी। तो ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस है, क्योंकि इसमें सेकंड विक्टिम के जो क्लेम्स हैं उनको लिमिट किया गया और कंट्रोल किया गया। तो फ्रेंड्स, नर्वस शॉक के केसेस में कोर्ट्स मेनली ये चीज़ें देखती है कि रियल साइकेट्रिक इलनेस है या नहीं, शॉक फोर्सिबल था या नहीं, और विक्टिम और क्लेमेंट के बीच क्लोज कनेक्शन है या नहीं, और इन्हीं बेसिस पर कंपनसेशन डिसाइड होता है। आई होप कि अब आपको नर्वस शॉक के इम्पॉर्टेंट केस लॉज प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लॉ कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू लेक्शाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।